श्रोताओं, कार्यक्रम कानून की बात में आप सभी का स्वागत है। आज की बातचीत का विषय है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं श्री विवेक मिश्रा, चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल, मुख्य विधिक सहायता बचाव अधिकारी, रायगढ़। वकील साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार वकील साहब, जैसे कि आज हमारी बातचीत का विषय है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, तो सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम से सामान्य नागरिक क्या समझ सकते हैं। इस अधिनियम के नाम से ही हमें यह आभास हो जाता है जी कि यह अधिनियम के बारे में सूचना के विकसित तकनीक, इनसे संबंधित अपराधों एवं दंडों के संबंध में बताया गया है। हाँ। पूर्व काल में सूचना के आदान प्रदान करने के कई साधन हुआ करते थे जी। जैसे राजा महाराजाओं के समय कोई विशेष दूत सूचना लेकर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाया करता था। हाँ। या हमने यह भी सुना है कि पक्षियों के माध्यम से सूचना को सुदूर प्रांतों में भेजा जाता था जी। कुछ दशक पहले तक सूचना का मुख्य साधन हमारे भारतवर्ष में पत्र, तार, पोस्टकार्ड हुआ करते थे। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे हम तकनीकी रूप से सक्षम होते गए, वैसे ही सूचना के साधनों में टेलीफोन, वायरलेस संदेश इत्यादि के द्वारा हमारे देश सहित अन्य देशों में भी सूचनाओं को शीघ्रता से प्रसारित किया जाने लगा है। जी। देखिए, आज से लगभग 3-4 दशक पहले ही जब हमारे देश के वैज्ञानिकों द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जिसे हम इसरो के नाम से भी जानते हैं जी, इनके मार्गदर्शन में अनेकों उपग्रह प्रक्षेपित किए गए हैं, हाँ, जो कि सूचना के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति के रूप में हमारे सामने आई है। जी। आज हम इन उपग्रहों के माध्यम से हमारे भूमंडल में होने वाले किसी भी प्रकार के बदलाव या मौसम के पूर्वानुमान आदि का इनसे द्वारा भेजे गए सूचनाओं के आधार पर जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जी। देखिए, आज की युग में सूचना के संबंध में सबसे बड़ी क्रांति इंटरनेट के रूप में पूरे विश्व में देखने को मिल रही है। बिल्कुल। जिसे हम भली भांति परिचित होते हैं। जी जी। ये अंतरिक्ष में भ्रमण कर रहे उपग्रहों के माध्यम से ही इंटरनेट कुछ सेकंड में ही एक देश से दूसरे देश में सूचनाओं को प्रेषित कर देता है। जी। इस इंटरनेट के इस्तेमाल के लिए हमारे पास कंप्यूटर, सेल फोन, मोबाइल इत्यादि उपकरण भी सूचना की क्रांति का ही देन है। इन उपकरणों के माध्यम से हम आज इंटरनेट के द्वारा अपने दैनिक जीवन में सभी प्रकार के सुविधाओं को उपभोग कर पा रहे हैं। जी। किंतु देखिए, यह भी देखने को मिलता है कि ये कंप्यूटर, मोबाइल या सेलफोन में इंटरनेट के दुरुपयोग से आपराधिक कृत्य भी हो रहे हैं। बिल्कुल। आज हम हमारे दैनिक जीवन में ऐसे अनेकों उदाहरण देखते हैं कि किसी व्यक्ति के कंप्यूटर अथवा मोबाइल से पासवर्ड की चोरी कर उसे आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया गया है। जी। या सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप में किसी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई है। जी। या किसी अश्लील छायाचित्रों को प्रकाशित करा दिया गया है। हाँ। साथ ही साथ देखेंगे आप, हमारे देश भारत या इसके किसी राज्य विशेष के विरुद्ध कोई साइबर अपराध करते हुए देश में सांप्रदायिकता फैलाने का षड्यंत्र किया जाता है। जी। या किसी व्यक्ति के एटीएम कार्ड का प्रतिरूपण कर उसके बैंक खाते से रकम का आहरण कर लिया जाता है। हाँ। इन सभी अपराधों को नियंत्रित करने के लिए किसी अधिनियम का होना तो अत्यंत आवश्यक के कारण हमारे केंद्रीय सरकार द्वारा वर्ष 2000 में सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम, देखिए इस खास बात बता रहा हूं आपको, जम्मू कश्मीर सहित पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया है। जी। जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी से होने वाले अपराधों को नियंत्रण करने के साथ साथ दोषी व्यक्तियों को दंडित करने का भी प्रावधान है। जी। इस अधिनियम की यह विशेषता है कि यह अधिनियम भारत के नागरिकों के साथ साथ यदि किसी विदेशी नागरिक द्वारा जो भारत राज्य क्षेत्र में स्थित किसी कंप्यूटर साइट या कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कोई छेड़छाड़ करता है या इससे अराजकता फैलाने का प्रयास करता है, तब उस अधिनियम के सहित दंडित किया जा सकता है। वकील साहब, आपने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम से सामान्य नागरिक क्या समझते हैं इस बारे में बहुत ही विस्तार से बताया हमें। अब हम जानना चाहेंगे कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम में मुख्यतः किन अपराधों को दंडनीय बनाया गया है और सामान्य नागरिक इन अपराधों से बचने के लिए क्या क्या सावधानी अपना सकते हैं। देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में कई प्रकार के इंटरनेट एवं कंप्यूटर से संबंधित अपराधों को समेकित किया गया है। जी। किंतु हमारे दैनिक जीवनचर्या में मुख्य रूप से जिन अपराधों का समाज का सामना होता है, हाँ, वह है कंप्यूटर कोड से छेड़छाड़ करने संबंधी अपराध, जी,
जिसमें मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के ईमेल को हैक करना, जो एक आजकल एक आम बात हो गया है। बिल्कुल। फर्जी फेसबुक आईडी बना लेना जी। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड में कंप्यूटर के माध्यम से छेड़छाड़ कर रकम आहरित करना मुख्य है। जी। साथ ही साथ किसी के कंप्यूटर सेट में इंटरनेट के माध्यम से वायरस डाल देना, कंप्यूटर से कोई गोपनीय दस्तावेज को छेड़छाड़ करना अथवा उसे डाउनलोड कर लेना। इसी प्रकार हम यह भी देखते हैं कि किसी अनजान संदेश के द्वारा कोई व्यक्ति स्वयं को बैंक का अधिकारी या कर्मचारी बताते हुए हमारे मोबाइल हो सकता हो कुछ भी कर ले, आपको पता ना चले। जी। इसलिए इसमें आप सावधानी रखें। अगली है, कभी भी कंप्यूटर या मोबाइल फोन में आने वाले किसी अनजान लिंक को खोलकर नहीं देखना जी। एवं उपयोग में नहीं लाना। अभी आप देखते होंगे जी कि कहीं से जैसे यूनाइटेड किंगडम से कोई आ रहा है, उसमें लिखा रहता है कि आप 2 करोड़ रुपए जीत गए, इन लिंक को क्लिक करिए। अब बहुत सारे ग्रामीण व्यक्ति उसको क्लिक करने के बाद अपने पूरे, खासकर ग्रामीण व्यक्तियों को जागरूक करने की बहुत आवश्यकता है। जी। कोई भी व्यक्ति अनजान व्यक्ति है, आप बिल्कुल एटीएम कार्ड उसे इस्तेमाल करने ही ना दें। जी। अगला एक महत्वपूर्ण है जो अभी ज्यादा चर्चा में रहता है। जी। अपने कंप्यूटर या मोबाइल के सोशल नेटवर्क साइट में अपने निजी छायाचित्रों एवं वीडियो को न डालें। आप कुछ भी फोटो डालें, लेकिन निजी छायाचित्रों या फिर किसी भी प्रकार से जो पर्सनल या फिर निजी है उनको आप ऐसे न डालें जिसका दुरुपयोग किया जा सके। हाँ। जी जी। तो उसमें आप बिल्कुल बचिए, इससे बहुत बड़ा अपराध सामने में देखने को मिलता है। जी। एक और आ रहा है, देखेंगे, जो अज्ञानतावश अभी सामान्य नागरिक जिसका बहुत ज्यादा हमारे सभी जगह केस भी बन रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में केस बन रहे हैं। जी। महिलाओं एवं बच्चियों से संबंधित लैंगिक अपराध अथवा कामुक वीडियो को अपने कंप्यूटर सेट अथवा मोबाइल में डाउनलोड ना करना। जी। आप देखेंगे कई सारे साइट होते हैं जिसे अज्ञानतावश बच्चे या फिर घर के कोई भी व्यक्ति उसे डाउनलोड के ऑप्शन में जाते हैं या फिर उसको डाउनलोड करने के बाद किसी दूसरे में भेज देते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। इस बारे में बहुत लोग अनभिज्ञ हैं। मैं इस बारे में आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से इसे विशेष रूप से बताना चाहता हूं कि आप बिल्कुल भी इस तरह काम ना करें। ये अभी हमारे दैनिक दिनचर्या में हम लोग देखते हैं, जो निजी हम लोग केस में बहुत सारे केस ऐसे बन रहे हैं और भारत सरकार द्वारा इसे बृहद रूप से लागू किया गया है कि इस संबंध में बिल्कुल भी आप मैंने इसको रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए सभी पुलिस को और सीधे जितने सरकारी हैं जी उनको आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। जी। इन सभी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिनके आप बच सकते हैं साइबर अपराधों से। बाकी तो अलग को आते रहते हैं, लेकिन मुख्य यही है। जी जी। ये तो रहा हमारे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की चर्चा, मुख्य चर्चा रही है। जी। इसके अलावा सभी श्रोतागण को मैं यह बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसे हम नालसा के रूप में जानते हैं, जी, उनके द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। अभी दिनांक 9 सितंबर 2023 को जी तीसरे राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरा भारतवर्ष में किया जा रहा है, जिसमें संबंधित पक्षकारगण अपने राजीनामा योग्य मामलों में, जैसे अपना आपसी पारिवारिक बंटवारा है, छोटे आपराधिक मामलों में, या चेक बाउंस, जो अधिकतर मामले आजकल आप पूरे समाज में देखने को मिल रहे हैं जी। चेक बाउंस के मामले में आप राजीनामा कर सकते हैं। यह लोक अदालत प्रत्येक जिला न्यायालय एवं तहसील न्यायालय दोनों में आयोजित किया जाएगा पूरा भारतवर्ष में जी। साथ ही साथ मैं सभी श्रोतागण को एक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा एक टोल फ्री नंबर, इसका नंबर आप नोट करें जी, 15100 जी जी, ये जारी किया गया है। 15100 जी जी जारी किया गया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति मोबाइल या दूरभाष के माध्यम से लोक अदालत के बारे में अथवा विधिक सहायता के मामले में निःशुल्क जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी जी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने वकील साहब कि इसमें किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लगेगा, निःशुल्क जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। नंबर है 15100 यानी 15100 जी जी। देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में भी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जो बिलासपुर में स्थापित है जी, इनके द्वारा एक यूट्यूब चैनल चालू किया गया है। यूट्यूब से सभी भली भांति परिचित हैं जी। अब यूट्यूब के माध्यम से एक चैनल जिसे आप जन चेतना -CG/SLSA जी, ये प्रारंभ, उसमें संपर्क कर सकते हैं। आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं, जैसे कमजोर वर्ग के लोग हैं जो वर्तमान में
और वास्तव में विधिक सहायता प्राप्त करने के अधिकारी हैं जी वो बिल्कुल हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं और निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। जी जी। वकील साहब, अब कार्यक्रम के अंत में इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सुनने वाले श्रोताओं को अपनी तरफ से कुछ कहना चाहें, कोई संदेश देना चाहें तो स्वागत है आपका। देखिए, जैसे मैंने बताया कि हम विधिक सेवा प्राधिकरण के जुड़े हुए विभिन्न कार्यक्रमों में जाते हैं, जेलों में हमारा भ्रमण होता है, हम थानों में भी प्रयास कर रहे हैं, रायगढ़ के सभी थानों में, कि हमारे जो लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के जो हमारे मेरे और मेरे सहयोगियों के मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएं। जी। जैसे थाने स्तर पर भी कोई व्यक्ति अगर आता है और वास्तव में उसे विधिक सहायता की आवश्यकता होती है जी, तो थाना प्रभारी से मिलकर और हमारा मोबाइल नंबर लेकर हमको डायरेक्ट संपर्क कर सकता है कि हम उसके त्वरित न्याय देना है कि उचित कार्रवाई कर सकें और तुरंत ही उसके केस में उपस्थित हो सकें। अधिकतर हमारे पास जो केस आते हैं, देखिए उसमें ऐसा होता है कि आदमी को पता नहीं रहता है और वो जेल में निरोधित होने के बाद जी हमसे संपर्क करता है कि जेल के माध्यम से संपर्क होता है या फिर न्यायालय के माध्यम से संपर्क होता है जी। इसीलिए मैं इस बारे में अभी प्रयासरत हैं हमारे जिला न्यायाधीश कि जल्द से जल्द प्रत्येक थाने स्तर पर हमारा इसमें प्रसार करके जो भी आवश्यक व्यक्ति हैं जो विधिक सहायता प्राप्त करने के अधिकारी हैं उन्हें त्वरित विधिक सहायता दिलाने के लिए उचित प्रयास किया जा सके। जी जी। वहां तक पहुंचने के लिए क्या किया जा सकता है, या कोई नंबर अगर आप देना चाहें इस कार्यक्रम में तो? जी देखिए, मैं उसमें हमारा जो जितने पर्सनल मोबाइल नंबर हैं इनको मैं अगर उपलब्ध करा देता हूँ उसमें जी। एक मोबाइल नंबर जो सामान्यतः हमारे ऑफिस का है जी, अगर उसको लिख लें आप उसमें, जिसमें 8982440140 जी जी, ये नंबर में आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। एक बार और मोबाइल जी मैं फिर से दोहरा देता हूँ जी, 8982440140 जी। इस नंबर में आप कभी भी कोई भी व्यक्ति वास्तव में अगर विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकारी है एवं कहीं फंसा हुआ है या फिर उसको जानकारी प्राप्त करना है तो किसी विषय में हमसे संपर्क कर सकता है। हम उसको सहायता करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं। जी जी। वकील साहब, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के विषय में आज आपने हमारे श्रोताओं को इतनी विस्तार से जानकारी दी। हमें उम्मीद है कि इससे हमारे श्रोताओं को जरूर लाभ होगा। आप हमारे स्टूडियो आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी नमस्कार।